वरदान क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 12 जिसके पाठ का नाम है खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता, उसके संबंध में आगे का जो इकाई है उसको पढ़ते हैं, हिस्सा पढ़ते हैं। इससे पहले हमने 3-4 वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से हैं जो खाद्य पदार्थों के मिलावट के रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है, या कौन कौन से ऐसे संस्थान बनाए हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसके बारे में जानेंगे। प्राचीन काल से हम क्या देखते आ रहे हैं कि पूरे विश्व में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य पदार्थों के विक्रय के कपटपूर्ण तरीकों को रोकने के लिए सरकारी प्राधिकरण द्वारा खाद्य मानकों को विकसित करने और लागू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो खाद्य पदार्थों के जो विक्रय के जो कपटपूर्ण तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है ना, इस प्रकार की कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार के कोई मिलावट वाला कार्य ना हो जो खाद्य पदार्थ को दूषित करता हो या उसके मतलब गुणवत्ता को कम करता हो। इस संबंध में बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते हुए हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावा दिया है ना, बढ़ावा दिया उस क्षेत्र को। उस क्षेत्र में शोध और व्यापार को सुसाध्य करने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो ये संस्थान है इन्होंने निभाई है। तो हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों के जो बिक्री में कपटपूर्ण तरीके से जो मिलावट वाले कार्य किए जा रहे हैं उनकी रोकथाम करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समझौते हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किए गए हैं। उनमें से कौन कौन से हैं वो आज अपन पढ़ते हैं। प्रमुख 3 बताए गए हैं। पहला है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC। एग्ज़ाम में कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। CAC की फुल फॉर्म क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान जो मानक चिन्हों को जारी करता है। और तीसरा है विश्व व्यापार संगठन। ये क्या कार्य करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो धोखाधड़ी विक्रय करने के क्षेत्र में जो लाभ या कपटपूर्ण तरीके से जो गलत मानकों का विकास किया गया उसको रोकने के लिए ये प्रयास करता है। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं CAC के बारे में। CAC क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये क्या काम करता है इसके बारे में देखते हैं। यह एक अंतर सरकारी संस्था है। कैसी संस्था है? अंतर सरकारी, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य मानक, सुरक्षा और खाद्य तथा कृषि व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए स्थापित किया गया था। किस लिए स्थापित किया गया है? स्वास्थ्य मानक, सुरक्षा और खाद्य और कृषि व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए ये स्थापित किया गया था CAC को। 1999 में इसके सदस्य संख्या 166 देश थे। कितने थे? 166 देश थे। और एक सदस्य संगठन यूरोपीय समुदाय भी इसमें शामिल था। 166 तो सदस्य देश और उसके साथ एक सदस्य संगठन था कई देशों का मिलकर, यूरोपीय समुदाय, वो भी इसमें शामिल था। भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से भारत भी इसका एक सदस्य है। किसका? CAC का। भारत भी परिवार कल्याण, भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसके माध्यम से इसका एक मेंबर है, सदस्य है। CAC खाद्य मानकों से संबंधित विकास के कार्यों के लिए एकमात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र है, जिसका अर्थ खाद्य नियमावली है। CAC का अर्थ क्या है? एक प्रकार का एक खाद्य नियमावली है जो ये खाद्य नियमावली बनाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए खाद्य मानकों का एक संग्रह है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी खाद्य मानक अपनाए गए हैं उन सभी मानकों का एक संग्रह है, नियमावली है CAC। CAC द्वारा प्रकाशित प्रलेख कोडेक्स एलिमेंटेरियस है। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है, इस पर आप ध्यान देवे। CAC कौन सा प्रलेख प्रकाशित करता है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस। इस प्रलेख में क्या बताया गया है? इस प्रलेख में उपभोक्ताओं के बचाव और खाद्य व्यापार में निष्कपट पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए मानक पद्धति की नियमावली, मार्गदर्शन और अन्य अनुशंसाएं भी इसमें सम्मिलित की गई है। इसमें क्या CAC की जो प्रलेख प्रकाशित किया है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, इसमें क्या बताया गया है कि उपभोक्ताओं के बचाव और खाद्य व्यापार में जो निष्कपट रूप पद्धति को अपनाया जाना सुनिश्चित किया गया है, उनके लिए क्या मानक अपनाया जाना चाहिए, क्या नियमावली है, उसके लिए उनको गाइड किया गया है, मार्गदर्शन इसमें दिया गया है।
विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स मानकों का उपयोग करते हैं। सभी देश क्या करते हैं? अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास करने के लिए कोडेक्स मानकों का उपयोग करते हैं। अब दूसरा संगठन कौन सा है? ISO, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। दूसरा संगठन कौन सा है? ISO, विश्व, ये क्या है? इसका पूरा नाम क्या है ISO का? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये मानकीकरण संगठन है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो ISO है। तो विश्वव्यापी ये है कैसा संगठन, अपन इसके बारे में देखते हैं। इसका इंग्लिश का मैं एक बार दोबारा कंफर्म करते आपको बताऊंगी। ISO का फुल फॉर्म हिंदी में अपन अगर पूछे, एग्जाम में पूछे तो आप लिख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, है ना। तो इसका ये कैसा संगठन है? गैर सरकारी संगठन है। सबसे पहले इसके बारे में अगर लिखना आ जाए एग्जाम पर, ISO पे टिप्पणी कीजिए, CAC पे टिप्पणी कीजिए, तो आप लिख सकते हो ISO विश्वव्यापी गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को सुसाध्य बनाना। दूसरा, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग विकसित करना। विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विषय को प्रोत्साहन देना। ये ISO के उद्देश्य हैं। क्या है? एक तो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय है, उसको सुसाध्य बनाना, और बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, औद्योगिक, आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में हमें सहयोग करना, उसको सहयोग करना होता है। और विश्व में जितने भी मानकीकरण और संबंधित गतिविधियां हैं उसके विकास को प्रोत्साहन देना। ये सारे कार्य ISO के द्वारा किए जाते हैं। ISO द्वारा किया गया कार्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में परिणत हो जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होता है। ISO जो भी कार्य करता है वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में मान लिया जाता है और उसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित कर दिया जाता है। ISO 9000, ये क्या है? ISO 9000, ये गुणवत्ता आवश्यकताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है। ये क्या है? एक संकेत चिन्ह है। ये किस संबंध में लगता है? जो खाद्य वस्तु की गुणवत्ता की आवश्यकताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया संकेत चिन्ह है ISO 9000 या ISO 9000 अपन कह सकते हैं। यह किसी संस्थान के गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित होता है। अगर ये चिन्ह लगा हुआ होता है तो ये हमें क्या बताता है? उस संगठन के जो गुणवत्ता प्रबंधन है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, उससे संबंधित होता है, वो हमें बताता है। अब देखते हैं इन मानकों को अपनाना क्या होता है? स्वैच्छिक होता है। स्वैच्छिक स्तर पर इनको अपनाया जाता है। अब एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कोडेक्स और ISO में अंतर क्या है। तो अपन देखते हैं कोडेक्स। पहले हम कोडेक्स के बारे में जानते हैं। यह राष्ट्रीय नियमों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये किसके उपयोग में लाया जाता है? राष्ट्रीय नियमों के विकास के लिए। और ये ISO क्या है? ये स्वैच्छिक है। ISO क्या है? ये स्वैच्छिक है। दूसरा, कोडेक्स में क्या है? परिवर्तन बहुत धीमे होते हैं। कोडेक्स में जो परिवर्तन बताए गए हैं वो बहुत ही धीमे बताए गए हैं। ISO में प्रत्येक 5 वर्ष बाद मानकों का पुनरावलोकन किया जाता है। इसमें कितने वर्षों के बाद पुनरावलोकन किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष बाद। तीसरा, कोडेक्स अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन करता है। कोडेक्स क्या करता है? अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन करता है। और ISO वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियों का वर्णन करता है। ये किसका वर्णन करता है? जो वर्तमान में मानक औद्योगिक पद्धतियाँ हैं उनका वर्णन ये करता है। अब तीसरा संगठन हम देखते हैं जो अपना वो है WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। ये एग्ज़ाम के उद्देश्य से इस पर टिप्पणी आ सकती है। इसके बाद बीच में से क्वेश्चन आ सकता है WTO का पूरा नाम बताइए, WTO की स्थापना कब की गई थी? तो WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। WTO की स्थापना का उद्देश्य क्या था? व्यापार के समझौतों को लागू करके, व्यापार में जो समझौते हैं उनको लागू करना, व्यापार के आपसी व्यापारियों के जो आपस में झगड़े होते हैं उनका निपटारा करना, देशों की व्यापार नीति के मुद्दों में सहायता करके सहजतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक, निष्कपटतापूर्वक और अनुमानपूर्वक, पूर्वानुमान के साथ व्यापार को चलाने में सहायता करता है।
देखो इसका उद्देश्य है, सीधा सीधा समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार के क्षेत्र में जितने भी समझौते हैं उनको लागू करवाना, आपसी देशों के व्यापार संबंधी झगड़े को निपटाना और देशों की व्यापार नीति के मुद्दों को आगे तक बढ़ाना, स्वतंत्रतापूर्वक, सहजतापूर्वक और निष्कपटतापूर्वक उनको लागू करने में उनकी सहायता करना, ये WTO का कार्य है, विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। अब WTO समझौते में क्या क्या आती है? WTO समझौते में वस्तुएं, सेवाएं और बौद्धिक संपदा, ये सभी चीज़ें WTO के समझौते के अंतर्गत में आती है। वो सेवाओं के क्षेत्र में, वस्तुओं के क्षेत्र में और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में ये अपने समझौते लागू करवाने का प्रयास करता है WTO। मानकों को अपनाने और लागू करने पर जोर देने के लिए एक सुदृढ़ खाद्य नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता होती है। हमने क्या किया? नियम विनियम बना लिए, लेकिन उसे सुदृढ़ रूप से, स्ट्रिक्टली रूप से लागू करवाने के लिए हमें कुछ ऐसी एक सिस्टम या तंत्र की आवश्यकता होती है। एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में ये अवश्य शामिल हो। इसके लिए क्या ज़रूरी है? हमने जो मानक बना दिए हैं, जो नियम बना दिए हैं, उनको सुदृढ़ रूप से लागू करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता है। उसके लिए हमें किन 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है? एक तो खाद्य निरीक्षण की, इसलिए इस चीज़ों को लागू करवाने के लिए, मानकों को चीज़ों सही ढंग से लागू करवाने के लिए खाद्य निरीक्षण और विश्लेषणात्मक क्षमता, इन दोनों को तंत्र में शामिल किया गया है। अब देखते हैं अपन खाद्य निरीक्षण का मतलब क्या है। उत्पादों की मानकों के साथ समनुरूपता को निरीक्षण द्वारा सत्यापित किया जाए। पे जो उत्पाद है, जो मानक है, उसके अनुसार सही है या नहीं है, मतलब उसका नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका सत्यापन का कार्य करता है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन, हस्तन, संसाधन, भंडारण और वितरण नियमों का पालन करवाना, ये जो कार्य है, जो उत्पादन से लेके वितरण, भंडारण तक की सारी प्रक्रियाओं को, इसको लागू काम नियमों का पालन करवाना, जितने भी नियम बने हुए उनका पालन करवाना। सरकार या नगर परिषदों के प्राधिकारी खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति करके, इनकी नियुक्ति कौन करता है? खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति सरकार या नगर परिषदों के जो प्राधिकारी होते हैं वो खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। वो इनकी नियुक्ति करके मानकों का प्रयोगशालाओं में सम अनुरूपता का निर्धारण करते हैं कि जो वस्तुएं उत्पाद है वो प्रयोगशाला में उसके अनुरूप, मतलब मानकों के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसका निर्धारण करते हैं खाद्य निरीक्षण अधिकारी, जो भी इसको नियुक्त किया जाता है। अब विश्लेषणात्मक क्षमता क्या है? विश्लेषणात्मक क्षमता से हम क्या समझते हैं? खाद्यों के विश्लेषण सुसज्जित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा प्रयोगशाला प्रबंधन के सिद्धांतों और भौतिक, रासायनिक तथा सूक्ष्म जैविक विश्लेषण, खाद्य और खाद्य उत्पादों के परीक्षणों का ज्ञान होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति, इसके लिए पहले तो विश्लेषण करने की क्षमता के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? बेसिक संसाधन की एक, मतलब सुसज्जित ढंग की जो प्रयोगशाला होनी चाहिए। उसके बाद जो अपना मानव संसाधन है, यानी प्रशिक्षित कर्मचारी है, उसका ट्रेंड जो कर्मचारी है वो होना चाहिए, ताकि वो, अगर कर्मचारी ट्रेंड नहीं होगा तो ना तो प्रबंधन के सिद्धांतों को जान पाएगा, ना ही भौतिक और रासायनिक और सूक्ष्म जैविक खाद्य पदार्थों का विश्लेषण ढंग से कर पाएगा। तो इसके लिए एक ट्रेंड कर्मचारी हो जो प्रयोगशाला में प्रबंधन के सिद्धांत और भौतिक, रासायनिक तथा सूक्ष्म जैविक विश्लेषण, खाद्य और खाद्य उत्पादों के परीक्षणों का ज्ञान उसे भी होना चाहिए, तभी जाके हम सही ढंग से निष्कर्ष पे हम पहुंच पाएंगे। खाद्य प्रदूषण, पर्यावरणीय रसायनों, आविशों, रोगजनक जीवाणु, खाद्यजनित जीवाणु और परपोषियों का पता लगाने का विश्लेषण क्षमताओं की आवश्यकता है। इस समय हमें खाद्य विश्लेषणात्मक क्षमता के दौरान हमें किन किन चीज़ों को जानने की हम आवश्यकता है कि हम पता लगा सकते हैं? खाद्य प्रदूषण का पता लगा सकते हैं, पर्यावरणीय रसायन कौन कौन से है, आविश कौन से है, रोगजनक जीवाणु कौन से है, खाद्यजनित जीवाणु से फैलने वाले रोग क्या है, और परपोषियों को पता लगाने की विश्लेषण क्षमताओं की इसमें आवश्यकता होती है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ क्या है, कौन कौन सी है, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता निम्नलिखित में के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता इन प्रणालियों के माध्यम, पद्धतियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। पहला है उत्तम निर्माण पद्धतियाँ, जिसको हम शॉर्ट में GMP भी कहते हैं, उत्तम निर्माण पद्धतियाँ। दूसरा है उत्तम हस्तन पद्धतियाँ, यानी GHP,
इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, GHP। इसका फुल फॉर्म क्या है, उत्तम हस्तन पद्धतियाँ। तीसरी है संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु। संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु HACCP। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, HACCP। तो GMP, GHP और HACCP ये 3 पद्धतियाँ हैं जो खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। तो पहली पद्धति के बारे में हम जानते हैं, ये प्रबंधन खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ हैं। इस पे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है और इन पे छोटी छोटी टिप्पणियाँ करनी भी आ सकती है। GMP पर टिप्पणी कीजिए, GHP पे टिप्पणी कीजिए, और हो सकता है एक बड़े क्वेश्चन के रूप में भी इसको एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो अब देखते हैं उत्तम निर्माण पद्धतियाँ क्या है। ये है गुणवत्ता आश्वासन का एक भाग है जो पहले से ही उपाय करे कि उनके उत्पाद क्या है, सुरक्षित है। यानी वो पहले से ही ये सुनिश्चितता उसके कर देता है कि ये उत्पाद क्या है, सुरक्षित है। इससे संदूषण को कम करने या दूर करने और गलत लेबल लगाने से बचने में ये मदद करता है। इस निर्माताओं उत्पादकों द्वारा अनुपालन और निष्पादन करने में सहायता करने का अच्छा एक व्यावसायिक माध्यम है। उत्तम निर्माण पद्धतियाँ क्या है कि कोई भी चीज़ है उसको पहले से ही शुरू में ही उसको इसकी सुरक्षा जो सुरक्षित है इस बात की सुनिश्चितता कर ली जाती है। आने वाले खतरों को इसको दूर किया जा सकता है, संदूषण को कम किया जा सकता है। दूसरा है उत्तम हस्तन पद्धतियाँ GHP। यह एक ऐसा व्यापक अधिगम है जो खेत से भंडार अथवा उपभोक्ता तक। उत्तम हस्तन पद्धति क्या है कि एक व्यापक है, इसके जो परिभाषा अपन ले सकते हैं, व्यापक तौर पे इसको अभिगम के रूप में जान सकते हैं क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक है जो खेत से उत्पादन से भंडार और यानी उपभोक्ता तक पहुंचाना जो संभावित स्रोतों की पहचान करता है कि प्रदूषण के खतरों को कम करने के लिए हम क्या उपाय करने चाहिए। यानी ये जो पद्धति है, ये जो पद्धति है वो उत्पादन से लेकर वितरण तक का जो बीज उपभोक्ता तक पहुंचने तक के प्रत्येक स्तर का मतलब जोखिमों की संभावनाओं को पता कर लेता है और कम करने का प्रयास करता है। यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य पदार्थों का हस्तन करने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधित आदतें अच्छी हो। ये यही मान के चलता है कि जो भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों का हस्तन करने वाले हैं उन व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी आदतें कैसी है, अच्छी है। अब हम तीसरी प्रणाली के रूप में दे सकते हैं संकट विश्लेषण। संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रित बिंदु कौन से हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं, जिसको HACCP शॉर्ट में भी हम कह सकते हैं। ये क्या है, ये खाद्य की सुरक्षा का आश्वासन देने का एक साधन है। HACCP खाद्य निर्माण और भंडारण का एक उपागम है। ये क्या है, ये खाद्य निर्माण और भंडारण करने का एक उपागम है जिससे कच्ची सामग्री और एक विशेष प्रक्रम के प्रत्येक चरण पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है। यानी कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल है, वहाँ से लेकर उसके निर्माण तक प्रत्येक चरण पर एक विशेष प्रकार का ध्यान दिया जाता है जिससे कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों अथवा अन्य खाद्य संकटों के विकास में योगदान के लिए क्षमता का आकलन किया जा सके। कि पहले से ही पता लगा लिया जाता है कि किसी प्रकार का कोई रोगजनक सूक्ष्मजीवी उसमें नहीं शामिल हो जाए। संकटों की पहचान, कच्ची सामग्री एकत्र करना, निर्माण करना, वितरण करना, खाद्य उत्पादनों का उपयोग करना, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण के समय होने वाले संकटों की संभावनाओं का आकलन और संकटों के नियंत्रण के लिए प्रयास करता है। क्या करता है ये, मतलब संकटों की पहचान करता है कि हर स्तर हर चरण पे कच्ची सामग्री से लेकर उनको इकट्ठा करना, उनका निर्माण, वितरण है ना, खाद्य उत्पाद को नई चीज़ों वस्तुओं का बनाना के लिए आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर ये इन चीज़ों का संकटों का संभावना का पता लगा के उनको दूर करने का प्रयास करता है, उनको नियंत्रित करने की कोशिश करता है। अब है कि HACCP को क्यों लागू करें, क्वेश्चन आता है बन के एग्ज़ाम में। अब ये इसमें से कि HACCP को क्यों लागू करें। यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपागम है। सबसे पहले का कारण हम क्यों लागू करें, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। दूसरा, ये प्रत्येक तैयार उत्पाद का निरीक्षण और परीक्षण भी करता है। ये क्या करता है, जो तैयार उत्पाद है उसका निरीक्षण और परीक्षण दोनों कार्य ये करता है। तीसरा, यह उत्पादकों, संसाधकों
वितरकों और निर्यात करने वालों को संसाधनों का उपयोग प्रभावशाली तरीके से लागू करता है। यानी हर चरण पर उत्पादन से लेकर संसाधन करने, वितरण संबंधी, निर्यात करने संबंधी हर स्तर पर ये संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के बारे में ये बताता है। इसलिए हमें ये लागू करना ज़रूरी हो रहा है। यह उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन भी देता है। HACCP उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन भी देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हमें इसलिए लागू करने के लिए हम प्रयासरत है कि HACCP क्यों लागू करें। एक तो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला उपागम है। ये तैयार उत्पाद निरीक्षण परीक्षण भी करता है। ये उत्पादकों, संसाधकों, वितरकों और निर्यात करने वाले संसाधनों का बेहतर प्रभावशाली तरीके से लागू करने के बारे में भी बताता है और उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन भी देता है। इसी के साथ आज हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता। तो आप हमारे वरदान क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।